A very good evening to all English speakers. This side Abhishek Agnivanshi, your spoken English teacher. I heartily welcome you all on excellent classes. I hope आप लोग अच्छे से अपनी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से अपने घर पर होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि बच्चे अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं तो कोई आपका ख्याल रखने वाला है नहीं। तो अपना ख्याल अच्छे से रखना सीख लो। और हाँ, इंग्लिश बोलने की सीरीज में आज हम आ चुके हैं डे नंबर 25 पर। 23 से स्टार्ट किया था हमने टेंस पढ़ना। उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को जाना था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को और टेंस की डेफिनेशन वगैरह को, यानी सारे बेसिक्स फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है 23 डे वाला वीडियो, तो उसे देख लीजिएगा। कल की वीडियो में हम लोगों ने जाना था पास्ट इंडेफिनिट को, एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, कोई भी वीडियो को स्किप करके नहीं जाएगा। विद इन 15 मिनट्स ये आपका टेंस खत्म होने वाला है, बिल्कुल गर्दा गर्दा होने वाला है। कोई भी डाउट एंड के साथ नहीं बचेगा अगर आप बने रहते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आगे इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाने वाला है। सो गाइज, आइए देर न करते हुए लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। ये क्या है, काम क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं इसके, कैसे हम इसके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएं और कैसे बोल पाएं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित भविष्य काल। इसे हम सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। अब समझिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कार्य फ्यूचर में होने वाला है। जैसे अगर मैं कहूँ मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं कल एक किताब खरीदूंगा, बच्चे कल पतंग उड़ाएंगे, अध्यापक कल हमें हिंदी पढ़ाएंगे। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको बोले, दीज आर द सेंटेंसेस, ये ऐसे सेंटेंस हैं जिनके काम आने वाले टाइम पर होंगे। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज अ टेंस व्हिच एक्सप्रेस अबाउट दैट एक्शन दैट विल बी हैपन इन फ्यूचर। उस कार्यों के बारे में बताता है जो फ्यूचर में होने वाला है। राइट, अब आ जाइए पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा गी गे खाली 3 अक्षर लगे होते हैं। ठीक है, जिसके अंत में गा गी गे लगा हो वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। जैसे वो कल घर जाएगा, मैं कल किताब खरीदूंगा, बच्चे एक नया कपड़ा, बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, तो गा गी गे लगा हुआ है। इसकी भी हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। इसके पास दो हैं, शैल और विल। शैल लगता है आई और वी के साथ, और जो विल है आई वी को छोड़कर जितने भी हैं, ही सी इट, सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, सभी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। बात करते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया केवल इसकी एक ही है, मेन वर्ब एक ही है, V1, और वो सभी के साथ लगेगी। अब आ जाते हैं अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पर। तो प्यारे बच्चे, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं विल या शैल, दोनों में से कोई एक। अगर यहाँ सब्जेक्ट आई या वी है तो शैल लगा देंगे, अगर उसे छोड़कर कुछ भी है XYZ तो वहाँ पर हम आपको विल लगाना है। ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे खोजते हैं पिछले वाली वीडियोस में बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट खोजने के लिए हम वर्ब से कौन या किसने का क्वेश्चन करते हैं, आपको रिप्लाई में जो मिलता है वो सब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसे या क्या का क्वेश्चन करते हैं, रिप्लाई में जो भी आपको मिलता है वो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। कैसे, आइए समझते हैं। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारा हमेशा पीछे से आप लोग आएंगे, गा लगा है देख लो, जहां भी गा लगा है वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। इतना आसान है। अब देखो, बोलूंगा वर्ब हुआ, यही वर्ब हुआ। कौन बोलेगा, मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। कौन का क्वेश्चन किया आपने, और क्या बोलेंगे, अंग्रेजी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और अब ये तो अदर वर्ड हुआ, लिखते चले जाएंगे पीछे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मैं यानी आई, और आई के साथ क्या लगता है बच्चों, देखो आई के साथ शैल लगता है तो लगा दो शैल, आई शैल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना का होता है स्पीक, आई शैल स्पीक, और क्या बोलूंगा, इंग्लिश, आई शैल स्पीक इंग्लिश नाउ। ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप। हम बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करेंगे। करेंगे में गे लगा है देख लो, और जहां भी गे लगा हो वो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। यही तो पहचान है भाई, टॉप करना वर्ब हुआ। कौन टॉप करेगा, हम। किसमें, बोर्ड एग्जाम 2027 में, तो इसे आप ऑब्जेक्ट की जगह रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट यानी वी, और वी के साथ क्या लगता है, शैल, वी शैल। टॉप करना वर्ब हुआ, वी शैल टॉप, हम टॉप करेंगे। किसमें भाई, बोर्ड एग्जाम 2027 में प्रीपोजिशन इसके आगे लग जाएगा, यानी इन बोर्ड एग्जाम 2027। राइट, अब यहां समझिएगा। अच्छा, नेगेटिव पहले समझा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। नेगेटिव में क्या है बच्चों, ये जो विल शैल है ना, इसी के जस्ट बाद नॉट या नेवर लगा दो, आपका नेगेटिव बन चुका है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखो। तुम इस कहानी को नहीं सुनोगे, सुनोगे में जो गे लगा हुआ है बच्चे, ये पहचान हुआ जो बताता है आपको कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सुनोगे वर्ब हुआ,
कौन सुनोगे तुम, क्या सुनोगे इस कहानी को, ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये रहा नॉट। ओके, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है यानी यू। यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, यू विल, और फिर लगाओ नॉट। सुनना का हो जाएगा लिसन, यू विल नॉट लिसन, तुम नहीं सुनोगे इस कहानी को यानी दिस स्टोरी। ठीक है, कोई डाउट, लास्ट में फुल स्टॉप। हम कभी किसी को गाली नहीं देंगे। अब यहाँ पर आया है कुछ दूसरा आया, देखो, एक तो कभी आया है, दूसरा नहीं, मतलब कभी नहीं यानी नेवर लगाएंगे इसकी जगह पर। देंगे में गे जो है बच्चे ये बता रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, और गाली देना वर्ब हुआ। कौन देंगे, हम। सब्जेक्ट किसे देंगे, किसी को, ये ऑब्जेक्ट हुआ। आ जाओ, यानी सबसे पहले लिखो वी, और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। यहाँ पर कभी नहीं है तो नॉट ना लगकर क्या लगेगा, नेवर, वी शैल नेवर। गाली देना का होता है अब्यूज, वी शैल नेवर अब्यूज, हम कभी गाली नहीं देंगे किसी को, मतलब एनीबडी, वी शैल नेवर अब्यूज एनीबडी एनीवन। तो ये हो चुका सिंपली अफर्मेटिव और नेगेटिव। हाँ, एक बात याद रखना, अफर्मेटिव में कुछ और एक नोट है। नोट ये है बच्चे कि जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस से धमकी, आदेश, बाध्यता अथवा मजबूरी का भाव उत्पन्न हो तो वहां पर हम उल्टा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी नोट में यहाँ पर मैं इरेज करके थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो, अभी तक आप आई वी के साथ क्या लगाते थे, शैल लगाते थे, लेकिन अब आई वी के साथ उल्टा लगेगा। जब भी क्या हो, नोट देखो, जब भी आएगा धमकी, ठीक है, आदेश या कोई भी बाध्यता या मजबूरी हो, ठीक है, मजबूरी हो, तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होगी सर, अब क्या होगा, अब आई और वी के साथ विल लगना चालू हो जाएगा प्यारे बच्चों, और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, धमकी सर कैसे आएगा, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें देख लूंगा, मैंने तुम्हें धमकी दिया ना, मैं तुम्हें देख लूंगा, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे इसे, हम इसे सिंपली बनाएंगे आई के साथ शैल ना लगा के क्या लिखेंगे, आई विल सी यू। सर आदेश कैसे दिया जाएगा, जैसे अगर मैं कहूँ तुम्हें तुम्हें इस काम को पूरा करना पड़ेगा, ये मेरा आदेश है, या अभी मैं कह दूँ तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, मेरा आदेश है ना। चलो इसका कैसे बनेगा, जैसे यू, अब यू के साथ मैं क्या नहीं लगाऊंगा, मुझे यहाँ पर विल नहीं लगाना, शैल लगाना है, यानी यू शैल लाइक दिस वीडियो। सर क्या कुछ और है, हाँ, इसका या तो ये बोध हो या तो इसमें क्या लग जाए, अवश्य या जरूर लग जाए। मतलब अगर इसका बोध नहीं हो रहा है या अवश्य या जरूर लगा है, अवश्य या जरूर लगा है, जैसे अगर मैं कहूँ तुम्हें इस काम को जरूर करना होगा, तो जहां अवश्य या जरूर लगा तो यहाँ पर भी आपका यही वाला रूल फॉलो होगा बच्चे। धमकी, आदेश, बाध्यता, मजबूरी अथवा अवश्य या जरूर शब्द लगा रहता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को उलट देते हैं, यानी आई वी के साथ विल लगाने लगते हैं, बाकियों के साथ शैल लगाने लगते हैं। अब मजबूरी, जैसे अगर मैं कहूँ मेरी मजबूरी है भाई मुझे घर जाना पड़ेगा, तो इसे क्या लिखेंगे हम, आई के साथ क्या लगाएंगे, या उसे घर जाना पड़ेगा तो यहाँ ही के साथ शैल लगेगा बच्चे, ही शैल गो होम। ठीक है, या उसे घर अवश्य जाना पड़ेगा तो भी यही बनाएंगे, ही शैल गो होम। आई होप अफर्मेटिव नेगेटिव से कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। आइए बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। फिर से वही बात, इंट्रोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नसूचक। इसके दो टाइप होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू टाइप। यस नो टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चे, उसमें पहले लिखेंगे विल या शैल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर बी वन, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझिएगा, क्या हरी कल एक मूवी देखेगा, देखेगा में बच्चे लगा हुआ है गा, गा पहचान ये लिखाया है मैंने, ये फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। देखेगा वर्ब हुआ, भाई कौन देखेगा, हरी सब्जेक्ट, क्या देखेगा, एक मूवी ऑब्जेक्ट हुआ। कल मतलब आने वाला कल, फ्यूचर में कल की मीनिंग हम टुमारो लिखेंगे, स्टडी का मतलब होता है बीता हुआ कल, एंड टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, सो वी विल यूज टुमारो इन फ्यूचर टेंस, राइट। इसके बाद में क्या की मीनिंग लिखनी है नहीं, पहले आपको बताया गया है, यानी जिस बच्चे ने पिछली दो क्लासेस को किया होगा अब उसे कुछ समझना नहीं है, बस खाली थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो रही हैं बस, बाकी वही है सेम। सबसे पहले क्या लिखना है, शैल या विल लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है बच्चे, हरी है, हरी ना आई है ना भी है, तो इसके साथ क्या लगेगा, विल, यानी विल हरी। फिर लिखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखेगा का वाच होता है फर्स्ट फॉर्म, विल हरी वाच, क्या हरी देखेगा, एक मूवी यानी अ मूवी, और टुमारो
यानी ऑन टुमारो हो गया। ठीक, आ जाओ। क्या अध्यापक आज अंग्रेजी पढ़ाएंगे? गे लगा हुआ है बच्चे, पहचानो। और पढ़ाएंगे वर्ब हुआ, कौन पढ़ाएंगे? अध्यापक। सब्जेक्ट क्या पढ़ाएंगे? अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट हो, क्या की मीनिंग लिखनी है नहीं, अध्यापक सब्जेक्ट है, इनके साथ क्या लगेगा? विल। विल, फिर लिखो सब्जेक्ट द टीचर। विल द टीचर, पढ़ाना क्या होता है? टीच। विल द टीचर टीच, क्या अध्यापक पढ़ाएंगे क्या? अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। विल द टीचर टीच इंग्लिश। बच क्या गया? आज बचा है ना, लिख दो टुडे। कोई डाउट? हाँ चलो, क्वेश्चन वर्ड। मैंने कहा यहां से यहां तक पूरा ऐसे उठाओ और यहाँ ला के रख दो, तो विल शैल V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर एक गलती हो गई है, गलती ये है कि मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा, तो लिख दो आप लोग सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ WH टाइप, राइट। तुम घर कब आओगे? आओगे भाई, गे लगा हुआ है ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। आओगे वर्ब, कौन आओगे? तुम। साजन घर कब आओगे? हाँ ठीक है, आओ। सब्जेक्ट हुआ। अब घर, इसे ये ऑब्जेक्ट नहीं है बट इसे कॉम्प्लीमेंट मान सकते हो। यहाँ देखो, कब मतलब व्हेन होता है, तो सबसे पहले लिखो क्वेश्चन वर्ड व्हेन, फिर लिखो विल या शैल तुम, यानी यू के साथ क्या लगेगा? विल। व्हेन विल, अब लिखो यू, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। अब घर, तो व्हेन विल यू कम होम, तुम घर कब आओगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बच्चे मिठाइयाँ कब खाएंगे? खाएंगे में गे लगा हुआ है बच्चे, देखो यहाँ पर, पहचान हुआ, ठीक। खाएंगे वर्ब हुआ, कौन खाएंगे? बच्चे। क्या खाएंगे? मिठाइयाँ, ऑब्जेक्ट, और ये रहा कब, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, देन हम लिखेंगे विल या शैल। तो विल शैल बच्चों के अकॉर्डिंग लगेगा, बच्चे ना आई है ना भी है, तो लग गया विल। व्हेन विल, फिर लिखो द चिल्ड्रन, व्हेन विल द चिल्ड्रन ईट, बच्चे कब खाएंगे क्या? मिठाइयाँ, स्वीट्स। व्हेन विल द चिल्ड्रन ईट स्वीट्स। तो ये था आपका अफर्मेटिव क्वेश्चन टाइप और WH टाइप। आई होप कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। मैं साइड हो चुका हूँ बच्चे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, टिका स्क्रीनशॉट। चलिए, एक मेरे साथ भी स्क्रीनशॉट ले, ठीक। हाँ, देखिएगा। अब यस नो टाइप तो हमने पढ़ लिया, WH टाइप पढ़ लिया। अगर ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होते हैं तो भी समझ लो, वही पुराना रोल, घिसा पिटा हुआ। क्या क्या बताया था सर आपने? सर आपने कुछ ऐसा बताया था कि जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, खत्म। हाँ वही है, सेम चीज है। तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कोई भी टेंस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, तो वहां पर हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। क्या मतलब सर? जैसे देखो, क्या हरी कल एक मूवी नहीं देखेगा, तो नहीं जैसे ही इस सेंटेंस में आया तो हरी सब्जेक्ट है ना, यही खोज कर नॉट लगा देंगे इसके तुरंत बाद। क्या अध्यापक आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे? अध्यापक सब्जेक्ट है ना बच्चे, तो यहाँ पर इसके जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाओ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया, चाहे वो स्नो टाइप हो या WH टाइप हो। इधर देखो, अब तुम घर कब नहीं आओगे, तो व्हेन विल सब्जेक्ट है, यहीं लगा दो नॉट, व्हेन विल यू नॉट कम होम। बच्चे मिठाई कब नहीं खाएंगे, व्हेन विल द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ये सब्जेक्ट है, यहाँ लगा दो नॉट, बच्चे मिठाई कब नहीं खाएंगे। ओके, सो आई होप फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस के रिलेटेड सारा डाउट, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा, या है कोई डाउट? क्या बोलती पब्लिक? कमेंट में बताएंगे कि क्या आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। और हाँ, एक ट्रांसलेशन आपसे मैं चाहता हूँ, छोड़ो रहने दो, अभी पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि मैं मेला जाऊँगा, मैं मेला जाऊँगा, आई शेल गो टू फेयर, मैं मेला जाऊँगा, आई शेल गो टू फेयर। मैं अंग्रेजी अवश्य सीखूंगा, अवश्य और जरूर जैसे आया, मैंने कहा कि उल्टा यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, मतलब आई के साथ अब विल लगेगा, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश। वह घर अवश्य जाएगी, ही शैल गो होम, या शी शैल गो होम, शी शैल गो होम। बच्चे क्लास अवश्य लाइक करेंगे, चिल्ड्रन चिल्ड्रन शैल लाइक द क्लास, चिल्ड्रन शैल लाइक द क्लास। मैं अभिषेक सर से इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं अभिषेक सर से इंग्लिश अवश्य पढ़ूंगा, थोड़ा और अच्छे से, तो आई शैल लर्न इंग्लिश विद अभिषेक सर, विद अभिषेक सर। ओके, मैं एक्सीलेंट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, आप बोल रहे हैं सर अपना प्रमोशन कर रहे हैं, हाँ वही समझ लो आप। तो मैं एक्सीलेंट क्लास चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, तो आई विल सब्सक्राइब या आई शैल सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ एक्सीलेंट क्लासेस। तो सिंपली ये कुछ सेंटेंसेस है, आइए इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। जैसे क्या किसान खेत जोतेगा, क्या किसान आज खेत जोतेगा, विल द फार्मर प्लो द फील्ड टुडे,
विल द फार्मर प्लो द फील्ड टुडे? क्या आज बारिश होगी? हाँ, अगर समय, मौसम, दिन, महीने की बात आए बच्चे, तो वहाँ पर सब्जेक्ट एब्सेंट रहता है, तो सब्जेक्ट के रूप में आप इट का प्रयोग करेंगे। जैसे कल बारिश होगी, यहाँ पर बारिश होना वर्ब हुआ, कल अदर वर्ड हुआ, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो यहाँ होगा इट विल रेन ऑन टुमारो, राइट? तो ये है। जुलाई के महीने में गर्मी होगी, तो इट विल बी वार्म इन मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है? तो आई होप सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, इसमें 10 सेंटेंसेस हैं, इसे आपको ट्रांसलेट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और हाँ, आज मैं आपसे एक कमेंट चाहूँगा कि हम लोग पहुँच चुके हैं 25 डेज़ तक। आप सभी लोग बताएँगे कि क्या आपने सीखा अब तक? क्या आप सच में खुद को इम्प्रूव कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कौन-सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इस हार्डवर्क का कोई इफ़ेक्ट आ रहा है आप पर या नहीं? तो आप अपने बारे में पूरी ईमानदारी के साथ हमारे बारे में गलत-सही जो भी आप बोलना चाहें, ज़रूर बताएँगे हमें, ताकि मुझे भी पता लग सके कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। क्या मैं सच में वो इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ स्टूडेंट्स के अंदर? क्या मैं उन्हें इंग्लिश बोलने में हेल्प कर पा रहा हूँ या नहीं? ठीक है, तो आइए क्लास को एंड करते हैं, लेकिन 2 लाइनें आप सभी के लिए सुना के फिर जाते हैं, ठीक है? कोई एक अच्छा-सा शायरी सुनाते हैं आप लोगों को, फिर आप लोग जाइएगा। चलिए, ध्यान से सुनिएगा। रखना भरोसा खुद पर, मन को कभी घबराने न देना। रखना भरोसा खुद पर, मन को कभी घबराने न देना, और लाख मिलेंगे उँगली उठाने वाले, पर तुम अपने हौसलों को डगमगाने न देना, और हाँ, वक़्त लगता है अक्सर ऊँचे मुक़ाम पाने में। वक़्त लगता है अक्सर ऊँचे मुक़ाम पाने में, इसलिए नज़र रखना अपने मंज़िल पर, और मन को कभी भटकने ना देना। तो प्यारे बच्चों, आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, इसमें समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको बस पेशेंस बनाकर रखना है। आपको भूल जाना है कि आपका जो टाइम है कितने दिन हो गए ना, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस करना है। आप देख लेना, जिस दिन 60 डेज़ एंड होगा, 60वें दिन, 60 डेज़ लास्ट दिन, मैं आपको बताऊँगा कि आपके अंदर क्या-क्या चेंजेस आ चुके हैं। आप पर्सन से पर्सनैलिटी में चेंज हो चुके होंगे, आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन चुके होंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो 8 पीएम। हर बच्चा 8 बजे क्लास को ज़रूर जॉइन करेगा, रिकॉर्डेड होती है, बट 8 बजे ही आपको देखना है। ओके? सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट।